क्या आपको मालूम है कि एक खूबसूरत और रंग बरंगा बाग सिर्फ हमारी आंखों को ही भला नहीं लगता, बल्कि उसके पीछे चलने वाली केमिस्ट्री दरअसल हमारे दिमाग के तनाव को कम करने वाले हार्मोन्स को भी बराह रास्त कंट्रोल करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। यानी एक जमालियाती शाहकार जो बज़ाहिर कुदरती जादू लगता है, दरअसल एक इंतहाई गहरी साइंस और मोहतात मंसूबाबंदी का नतीजा होता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी बागबानी के जादू की साइंस को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के सीनियर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एजुकेशन स्पेशलिस्ट की हैसियत से हम आज जिस मौजू का गहराई से जायजा लेंगे वो है सीजनल फ्लावर्स कल्टीवेशन गाइड 2026। जबरदस्त। और देखें, ये तफसीली जायजा महज घर की क्यारियों में फूल उगाने के शौक तक महदूद नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं। फूलों की काश्त, जिसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, एक तरफ तो माहौलियाती और नफ्सियाती सेहत के लिए एक लाइफलाइन है और दूसरी तरफ ये एक $multi-million कमर्शियल इंडस्ट्री भी है। वाकई। और हम इस तालीमी गाइड की मदद से उन पोशीदा साइंसी महरुकात को समझेंगे जो एक बीज को शानदार फूल और एक शौक को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील करते हैं। तो चलिए फिर बाकायदा आगाज करते हैं। ये सफर यकीनन हमारे सामीन के लिए एक ऐसे नक्शे की तरह साबित होगा जो उन्हें बागबानी के असल खजाने तक ले जाएगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सीजनल फ्लावर्स कल्टीवेशन। इसके मुताबिक ये हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग सीरीज का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। जी, और इसमें एक नाम जो बहुत नुमाया है वो इसके प्रेजेंटर जनाब मोहम्मद जावेद कमर का है, जो एक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्री कंसल्टेंट है। सही। लेकिन मुझे इसमें जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो इसका बाइलिंगुअल एकेडमिक गाइड होना है, यानी अंग्रेजी और उर्दू दोनों में। क्या ये इतना अहम है? ये दरअसल इसका सबसे मजबूत पहलू है। देखें, इस सीरीज का बुनियादी मकसद मौसमी फूलों की काश्त में मुकम्मल महारत हासिल करना है। महारत यानी मास्टरिंग? जी बिल्कुल। और जब आप महारत की बात करते हैं तो पेचीदा साइंसी इस्तिलाहात को मकामी किसानों और नर्सरी मालिकान तक उनकी अपनी जुबान में पहुंचाना नागुज़ीर हो जाता है। ये अप्रोच इस बात को यकीनी बनाती है कि लेबोरेटरी की साइंस सीधी खेत तक पहुंचे। ये तो वाकई एक जबरदस्त तालीमी अप्रोच है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू सीजनल फ्लावर्स। अगर हम लैंडस्केप डिजाइन की बात करें तो फूलों को उसका एक वाइटल कंपोनेंट करार दिया गया है। कुदरती खूबसूरती और दिलकश रंग तो है ही, लेकिन ये जो एस्थेटिक फ्रेग्रेंस या खुशबू है, इसका माहौलियात और हमारी नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, वो कैसे है? जब हम इन खुशबुओं के दरमियान होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। यही फूलों के नफ्सियाती फवायद हैं। और बागबानी में पौधों को बुनियादी तौर पर 2 अदवार में तकसीम किया जाता है। एक सालाना पौधे यानी एन्युअल्स, जो तेजी से अपनी जिंदगी का चक्कर एक ही मौसम में मुकम्मल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बीज से फूल तक ये बड़ी जल्दी भरपूर रंग देते हैं। और दूसरे दायमी पौधे या पेरिनियल्स हैं, जो अपना वक्त लेते हैं लेकिन कई मौसमों तक जिंदा रहते हैं और हर साल दोबारा फूल देते हैं। यानी एक बेहतरीन बाग इन दोनों का मुतवाज़िन इम्तिजाज होता है, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है क्लासिफिकेशन बाय सीजन, समर वर्सेस विंटर फ्लावर्स। अब जाहिर है कुदरत हमें सारा साल एक जैसा कैनवस तो नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती। गर्मियों के समर एन्युअल्स शदीद गर्मी में परवान चढ़ते हैं और उन्हें कंसिस्टेंट हाइड्रेशन चाहिए होती है, जबकि विंटर एन्युअल्स दिन की ठंडक का फायदा उठाकर गहरे रंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक तीसरी कैटेगरी भी है, मॉनसून फ्लावर्स। क्या हम इन्हें एक पुल या ब्रिज कह सकते हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया। ये एक पुल का ही काम करते हैं ताकि बाग कभी फूलों से खाली ना रहे। ये अगस्त में लगाए जाते हैं और सर्दियों के आमद तक खिलते हैं। यानी ये एक होशियार गार्डनिंग हिकमत अमली है। जी हाँ, लैंडस्केपिंग की कामयाबी सिर्फ पानी देने में नहीं है, बल्कि दुरुस्त सीजनल कल्टीवार्स के इंतखाब में है। अगर आप सर्दी के फूल को गर्मी में लगा देंगे तो उसका DNA उसे परवान ही नहीं चढ़ने देगा। बिल्कुल मंतकी बात है। तो फिर हम उन चैंपियंस की बात करते हैं जो गर्मी का डटकर मुकाबला करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है टॉप समर फ्लावर्स, जिनिया, पोर्टुलाका, सनफ्लावर एंड सिलोसिया। इनमें जिनिया शदीद गर्मी बर्दाश्त करने और मुसलसल रंग बखेरने की जबरदस्त सलाहियत रखता है, और पोर्टुलाका जमीन पर फैलकर क्यारियों के किनारों यानी बॉर्डर्स के लिए बेहतरीन है। लेकिन सनफ्लावर यानी सूरजमुखी को टावरिंग सेंटरपीस कहा गया है, इसकी क्या वजह है? सूरजमुखी दरअसल पॉलिनेटर्स यानी जर्ब करने वाले हशरात को मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचता है। और जहाँ तक सिलोसिया की बात है तो उसकी मुनफरिद बनावट तेज धूप का इतनी आसानी से मुकाबला करती है कि ये गर्मियों के लैंडस्केप में जान डाल देता है। जबरदस्त। और गर्मियों के बाद बारी आती है सर्दियों के नरम रंगों की। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है टॉप विंटर फ्लावर्स, पैंजी, पेटूनिया, मैरीगोल्ड एंड एस्टर। वैसे गाइड के टेक्स्ट में एस्टर की जगह गुलदाउदी की तफसील है। जी, हम इसी पर बात करेंगे। पेटूनिया तो गमलों और हैंगिंग बास्केट्स के लिए बेहतरीन फूलों की बहार देता है। और पैंजी, इसमें ये चेहरे जैसी शक्लें या फेस लाइक पैटर्न्स क्यों होते हैं? ये हशरात को मुतवज्जह करने का कुदरती तरीका है। और पेंजी हल्की सर्दी यानी माइल्ड फ्रॉस्ट भी बर्दाश्त कर लेता है। दूसरी तरफ मैरीगोल्ड या गेंदा है, जो खज़ां के आखिर तक मजबूत नारंगी और पीले रंग बिखेरता है। और गुले दाऊदी?
वो तो अपने बड़े फूलों के साथ सर्दियों के लैंडस्केप पर पूरी तरह छा जाता है। लेकिन इन सबसे बेहतरीन नताइज लेने के लिए टाइमिंग की पाबंदी शर्त है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ऑप्टिमल सोइंग टाइमलाइंस फेब मार्च वर्सेस अगस्त अक्टूबर। जी, गाइड वाजे करती है कि गर्मियों के फूल फरवरी के आखिर से मार्च तक बोए जाएं और सर्दियों की बेहतरीन बुआई या जर्मिनेशन अगस्त से अक्टूबर तक होता है। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई वक्त से पहले बुआई कर दे तो क्या होगा? वक्त से पहले बुआई से कोरे या फ्रॉस्ट डैमेज का खतरा बढ़ता है और अगर आप ताखीर करेंगे तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी। यानी मौसमी औकात की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ताकि मैक्सिमम फ्लोरल यील्ड को यकीनी बनाया जा सके। कमर्शियल नर्सरियों में एक हफ्ते की ताखीर का मतलब है मुनाफे में बहुत बड़ा नुकसान। टाइमिंग तो तय हो गई, लेकिन बीज होना कैसा चाहिए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सीड सिलेक्शन एंड क्वालिटी फॉर मैक्सिमम जर्मिनेशन। हमेशा तस्दीक शुदा या सर्टिफाइड सीड्स ही हासिल करने चाहिए आला जिन्याती खालिसपन के लिए। मैं समझना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी आम सा टूटा हुआ बीज इस्तेमाल कर लूँ तो क्या नुकसान है? टूटे हुए बीज में फंगल स्पोर्स या फफूंदी हो सकती है, इसलिए बुआई से पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजिसाइड्स लगे बीजों को तरजीह दें। अच्छा, उससे तमाम पौधे एक साथ उगेंगे? जी हाँ, जिसे हम यूनिफॉर्म सीडलिंग इमर्जेंस कहते हैं। अब बीज तो बेहतरीन आ गया, जमीन की तैयारी का मरहला आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है लैंड प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। अच्छी तरह गहरा हल चलाने से मिट्टी नरम और हवादार हो जाती है। बिल्कुल, सॉइल एरेशन बेहतर होती है और जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए अच्छी तरह गली सड़ी यानी वेल रॉटेड ऑर्गेनिक मैन्योर शामिल करनी चाहिए। कच्ची खाद इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, कच्ची खाद हरारत पैदा करके नाजुक जड़ों को जला सकती है। जड़ों के लिए जमीन को बिल्कुल नरम और भुरभुरा यानी फाइन टिल्ट बनाना पड़ता है। और जमीन को हमवार करना भी जरूरी है। जी, लेवलिंग करने से पानी खड़ा नहीं होता और जड़ें गलने या रूट रॉट से बच जाती हैं। ये तो हुई खुले खेत की बात, लेकिन नर्सरी की तैयारी एक अलग साइंस है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नर्सरी प्रिपरेशन, टेक्निक ऑफ रेज्ड बेड्स। यहाँ उभरी हुई क्यारियां यानी एलिवेटेड बेड्स बनाने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? इसकी एक बहुत अहम टेक्निकल डेप्थ है। ये उभरी हुई क्यारियां पानी की निकासी को बेहतरीन बनाती हैं और पौधों को गलने यानी डैम्पिंग ऑफ की मुहलिक बीमारी से बचाती हैं। यानी पौधे का दम घुटने से बच जाता है। बिल्कुल, और बीज की क्यारी की ऊपरी सतह में बारीक छनी हुई खाद यानी फाइन सिफ्टेड कंपोस्ट मिलानी चाहिए। नमी के तवाजुन या मॉइस्चर रेगुलेशन के लिए क्यारी की ऊंचाई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सोइंग मेथड्स, लाइन सोइंग फॉर बेटर मैनेजमेंट। बीज को छिट्टा देने के बजाय कतारों में या लाइन सोइंग का तरीका क्यों बेहतर है? क्योंकि जब आप कितारों में बुवाई करते हैं तो बीजों को कम गहराई पर बोकर उन पर बारीक रेत फाइन सैंड की हल्की तह बिछाई जाती है। इससे जड़ी बूटियां निकालना और स्प्रे यानी फोलियर एप्लीकेशन करना आसान हो जाता होगा। जी हाँ, और पौधों को धूप की मुनासिब रसाई यानी सनलाइट पेनिट्रेशन भी बेहतर मिलती है। पनीरी तो आ गई, लेकिन इसे दूसरी जगह मुंतकिल कब करना है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रांसप्लांटिंग रेडीनेस, द क्रिटिकल 3 to 4 लीफ स्टेज। ये 3 से 4 पत्तों वाली शर्त क्यों रखी गई है? जिसे हम ट्रू लीफ स्टेज कहते हैं। अगर आप प्रीमेच्योर ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो कमजोर जड़ों की वजह से पौधे मर जाएंगे और अगर ताखीर करेंगे तो जड़ें उलझ जाएंगी और पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को शदीद नुकसान पहुंचेगा। निकालने से 2 दिन कबल पानी कम करके पनीरी को सख्त माहौल का आदी या हार्डन ऑफ बनाना चाहिए। ये तो वाकई एक प्रो टिप है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ट्रांसप्लांटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑलवेज शिफ्ट इन द इवनिंग। पनीरी हमेशा शाम के ठंडे वक्त में मुंतकिल करनी चाहिए। इसके पीछे असल साइंस क्या है? इसकी टेक्निकल डेप्थ ये है कि शाम के वक्त बुखारात बनने का अमल सुस्त हो जाता है। इस वक्त मुंतकिली पौधे को शदीद सदमे यानी एक्यूट ट्रांसप्लांट शॉक और गर्मी के दबाव की हीट स्ट्रेस से बचाती है। अच्छा, और पौधे को निकालते वक्त उसकी जड़ों के गिर्द मौजूद मिट्टी यानी राइजोस्फीयर सॉइल एहतियात से साथ निकालनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, और नई जगह लगाकर जड़ों के करीब मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें ताकि जमीन के अंदर कोई खला या सबटेरेनियन एयर पॉकेट्स बाकी न रहें। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इनिशियल इरिगेशन, वाटरिंग इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। पौधा लगाने के फौरन बाद पानी देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मिट्टी को जड़ों के साथ बिठाने या सॉइल मैट्रिक्स को सेटल करने के लिए ये लाजमी है। अलबत्ते पानी का हल्का छिड़काव करें ताकि नाजुक पौधे उखड़ ना जाएं। यानी पानी गहराई तक जाए ताकि रूट जोन मुकम्मल तौर पर नम हो जाए। जी हाँ, पहली आपाशी में ताखीर से पौधों के मरने की शरह में होशरुबा इजाफा होता है। पहली आपाशी के बाद रूटीन क्या होनी चाहिए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रूटीन इरिगेशन मैनेजमेंट फॉर हेल्दी ब्लूम्स। जरूरत होती है। और सर्दियों में दरमियानी आपाशी करें और ज्यादा पानी खड़ा होने यानी वाटर लॉगिंग से गुरेज करें। और याद रहे, पानी हमेशा जड़ों में दें ताकि पत्ते खुश्क रहें और फंगल डिजीजेस से बचें। सही। और खुराक और पानी के साथ एक मसला जड़ी बूटियां भी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है वीड कंट्रोल, कीपिंग बेड्स क्लीन थ्रू होइंग।
जड़ी बूटियां खुराक और नमी के लिए पौधों से शदीद मुकाबला करती हैं। बाकायदगी से गोडी या होइंग करने से उनके बीज फैलने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। गोडी से मिट्टी की ऊपरी तय टूटती है, तो इससे जड़ों को हवा मिलने का अमल यानी रूट एरेशन भी बेहतर होता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन पौधे की ऊपरी जड़ों यानी फाइब्रस रूट्स को नुकसान से बचाने के लिए हमेशा हल्की और कम गहरी गोडी करें। अब बात करते हैं इनकी खुराक की। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यूजिंग एनपीके एंड लिक्विड मैन्योर। कलियां बनने पर मुतवाजिन एनपीके तो समझ आता है, लेकिन ये माया खाद यानी लिक्विड मैन्योर पर इतना जोर क्यों है? इसकी टेक्निकल डेप्थ ये है कि माया खाद ग़िज़ाइयत की शदीद कमी को फौरी दूर करने के लिए तेजी से असर करती है। इससे फूलों का साइज बड़ा होता है और उनके रंगों की चमक यानी कलर वाइब्रेंसी शानदार हो जाती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए तो? नाइट्रोजन की ज्यादती फूलों को कम करती है और पत्तों की नशोनुमा को गैर जरूरी तौर पर बढ़ाती है। इसलिए फास्फोरस जड़ों की मजबूती और फूल के बेहतरीन साइज के लिए इंतहाई जरूरी है। जबरदस्त। और इतनी मेहनत से तैयार किए गए पौधों को कीड़ों की नजर तो नहीं होने दिया जा सकता। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कॉमन पेस्ट, एफिड्स एंड केमिकल कंट्रोल। एफिड्स या सब्ज तेला नर्म तने पर हमला करते हैं। जी, ये रस चूस कर पौधे की नशोनुमा रोकते हैं और एक मादा खारिज करते हैं जो काली फफूंदी या सूटी मोल्ड का सबब बनता है। इसके सद्भाव के लिए क्या करना चाहिए? बरवक्त और मखसूस कीड़े मार अद्वियात यानी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे यकीनी बनाएं। सुबह सवेरे बाकायदा मुआयना कीड़ों के फौरी खात्मे को यकीनी बनाता है। कीड़ों के बाद बीमारियों का नंबर आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डिजीज मैनेजमेंट इन फ्लावर बेड्स। ज्यादा पानी देने से अक्सर पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए पौधों के दरमियान बेहतरीन फासला बरकरार रखें ताकि हवा का मुनासिब गुजर यानी एयर सर्कुलेशन होता रहे। और अगर बीमारी आ जाए तो पैथोजन स्प्रेड को रोकने के लिए मुतासरा हिस्सों को काटकर फौरी तलफ कर दें। दुरुस्त? जी बिल्कुल। और मुसलसल ज्यादा नमी के मौसम में हिफाजती फफूंदी कुश अद्वियात या फंजीसाइड्स का बाकायदा स्प्रे करें। बेहतरीन। अब हम इस सफर के इख्तिताम की तरफ हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सीड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगले मौसम के लिए बीज सेहतमंद माँ पौधों या मदर प्लांट से इकट्ठा करना चाहिए। जी, और बीज निकालने यानी एक्सट्रैक्शन से पहले फूलों को तने पर ही मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें। अच्छा, और जमा किए गए बीजों को लकड़ी की राख यानी वुड ऐश के साथ हवाबंद बर्तनों में महफूज करना चाहिए। बिल्कुल। और मुस्तकबिल में पहचान या ट्रेसेबिलिटी के लिए बर्तनों पर फूल की किस्म और साल का लेबल जरूर लगाएं। ये वाकई हैरान कुन है कि किस तरह एक एक कदम पर साइंसी उसूल कार फरमा है। जी हाँ, और जब हम इन तमाम साइंसी और टेक्निकल उसूलों पर अमल करते हैं तो फूलों की काश्त के इस शौक को एक इंतहाई मुनाफा बख्श कमर्शियल एंटरप्राइज में बदला जा सकता है, जो हमारे माहौल को भी सरसब्ज और सेहतमंद बनाता है। बिलाशुबा। और हमारे सामीन की मजीद रहनुमाई और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के ऑफिशियल राब्ते मौजूद हैं। आप वेबसाइट www.jqglobal.official.com पर विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर +923499418886 पर राब्ता कर सकते हैं। जी, हमारी टीम हमेशा हाजिर है। आज के इस तफसीली जायजे के बाद एक बात जो वाकई सोचने की है कि जिस तेजी से दुनिया का मौसमियाती तवाजुन या क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, क्या आने वाले सालों में हमें इन सख्त मौसमी अलाउकात यानी टाइमलाइंस को यकसर तब्दील करना पड़ेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या हम मुस्तकबिल की गैर मुतवक्के गर्मी या सर्दी का मुकाबला करने के लिए नए तर्ज के बीज तैयार करने के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं? हमारे सामीन को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। हमारे साथ इस मालूमाती सफर में जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और बागवानी से जुड़े रहें। खुदा हाफिज।